नमस्कार, मैं जैस्मिन शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वो ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हम हर सुबह आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की फसल में खरपतवारों की रोकथाम के सही उपाय। खरगोश पालन है कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय। प्रदेश में गेहूं की फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में सिंचाई खाद देने पर फसल में कई प्रकार के खरपतवार भी उगने लगते हैं, जिनका समय पर नियंत्रण नहीं करने पर गेहूं की उपज में 30 से 40% तक कमी आ जाती है। इसलिए समय रहते इन खरपतवारों की रोकथाम करना जरूरी होता है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार। गेहूं के प्रमुख खरपतवार एवं उनका ससमय प्रबंधन। किसान भाइयों, हमारे बिहार राज्य की गेहूं एक प्रमुख फसल है, लेकिन गेहूं में विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगने से उत्पादन प्रभावित होता है और कभी कभी ये देखा जाता है कि अगर हम खरपतवारों का प्रबंधन शुरू के 40 दिनों तक नहीं कर पाते हैं या खेत में खरपतवार शुरू के 40 दिनों तक बने रहते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा हानि होती है और कभी कभी 50% तक हानि हो जाती है, उत्पादन 50% तक घट जाता है। तो गेहूं में मुख्य रूप से 3 प्रकार के खरपतवार मिलते हैं। कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जैसे बथुआ है, कृष्णनील है। कुछ सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, जैसे गेहूँ का मामा है, जंगली जई है। और कुछ मोथा कुल के भी खरपतवार जो पेरेनियल हैं, बहुवर्षी हैं, वो भी दिख जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के मोथा हैं। इन सभी का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है और ससमय अगर प्रबंधन कर लिया जाए तो निश्चित तौर पे हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है। तो खरपतवार उगने के कारण क्या हैं, हम थोड़ा इस पर भी बात करेंगे। कुछ खरपतवार जो है गेहूं के बीज के साथ आ जाते हैं। कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो पिछले साल आपने फसल लगाया था तो उसके बीज बैंक खेत में गिरे रहते हैं और अनुकूल समय आने पर वो जम जाते हैं। इसलिए खरपतवारों को प्रबंधन करने के लिए हमें बीज के चुनाव से लेकर के फसल के पकने तक विभिन्न जो क्रियाकलाप करना है उस पर भी बातें होनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है बीज को जो प्रयोग करते हैं वो खरपतवार मुक्त हो। अगर हम अपना बीज प्रयोग करना चाह रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि खड़ी फसल में 2 से 3 बार हमें रोगिंग करना चाहिए। मतलब जो अवांछनीय फसल हैं या खरपतवार हैं उनको निकाल दिया जाए पूर्व खेत में। उसके बाद जो खेत में आपके खरपतवार हैं उनको हमें किसी तरह सरफेस लेयर पर जो ऊपरी सतह पर खरपतवार हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि जुताई करके निचली सतह में डाल दिया जाए। इसके लिए रिकमेंड की जाती है कि 3 साल में एक बार गर्मी की गहरी जुताई कर दें। बुआई से पहले ही सिंचाई कर देते हैं तो इसमें क्या होता है कि खरपतवार के बीज जो है जम जाते हैं, फिर उसको 7-8 दिन बाद जुताई करके फिर गेहूं का बीज लगाते हैं। तो कुछ हद तक जो प्रथम और द्वितीय फ्लैश होते हैं वो खरपतवारों के जम चुके होते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं जुताई के बाद। फिर उसके बाद बात करते हैं हम विभिन्न प्रकार के जो हमारी मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, सिंग हैंड हो है, शर्मा हैंड हो है। कोशिश करना चाहिए कि इन सभी से भी खेत में उगे हुए खरपतवारों को कतारों के बीच में हम चला करके खरपतवार का प्रबंधन कर लें। किसान भाइयों, जिन खेतों में घास कुल के खरपतवार, गुली डंडा जिसे गेहूं का मामा भी कहा जाता है, और जंगली जई, पोहा घास, लोम्बड़ घास, राई आदि दिखाई दे रहे हो, तो किसान भाई खरपतवार नाशक प्रतिरोधी गुली डंडा के प्रबंधन के लिए पेंडिमेथिलिन 30 EC को 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर बुवाई के तुरंत बाद छिड़काव करें और छिड़काव के समय भूमि की ऊपरी सतह पर भरपूर नमी होनी चाहिए। अगर किसान भाई इस दवा का प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो बुवाई के 30 से 35 दिन बाद किसी एक खरपतवार नाशी
क्लोडिनाफोक 15 WP 160 ग्राम दवा को प्रति एकड़ या सल्फोसल्फ्यूरोन 75 WG 13 ग्राम दवा को प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इनमें से जिस खरपतवार नाशक ने पिछले वर्ष परिणाम अच्छे नहीं दिए हैं उसका प्रयोग न करें तथा खरपतवार नाशकों का अदल बदल कर प्रयोग करें। और किसान भाई इस बात का भी ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव करते समय खेत में नमी का होना अति आवश्यक है। कुछ रसायन ऐसे हैं जो कि गेहूं में हम प्रयोग करते हैं और इनका रिजल्ट भी बहुत बेहतर होता है, सस्ते भी हैं। जैसे गेहूं में जो सिर्फ चौड़ी पत्ती के खरपतवार अगर हैं, जैसे कृष्णनील है, बथुआ है, बनपालक है इत्यादि जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं खेत में, तो सिर्फ हमें 2,4-D इथाइलिस्टर 600 से 700 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। इस दवा को आप लेकर आवश्यकता अनुसार 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लिया जाए और इसको बुआई के 20 से 25 दिन बाद खड़ी फसल में जब खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में रहे उसी समय छिड़काव करें तो बेहतर रिजल्ट मिलता है और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारे खेत में सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार के खरपतवार हैं तो ऐसे कंडीशन में हम आइसोप्रोट्रान 1 किलोग्राम मात्रा और 2,4-D का 600 ग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं और दोनों को मिश्रित करके 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं बुआई के 25 से 28 दिनों के भीतर, तो जो है दोनों प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। हमारे राज्य के अधिकतर किसान खेती के साथ साथ खरगोश पालन, बकरी पालन, डेयरी व्यवसाय से जुड़कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। आज हम जानकारी लाए हैं खरगोश पालन के बारे में। खरगोश कम निवेश में अधिक आय देता है, तो आप किस प्रकार से करें खरगोश पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह। मैं आज आपको खरगोश पालन व्यवसाय के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को खरगोश पालन के आर्थिक लाभ के बारे में बताना चाहता हूं। खरगोश पालन है, इसमें एक खासियत होती है कि जो इसकी मादा है वो एक वर्ष में लगभग इनकी जो क्षमता होती है वो 8 से 10 बार बच्चे देने की होती है, लेकिन हमें इसमें लगभग 5 से 6 बार ही इसकी मादा से एक वर्ष में बच्चे लेने हैं और इसकी मादा एक बार में लगभग 8 से 10 या 12 तक बच्चे देती है। तो इस तरह से एक मादा से प्रति वर्ष आप जैसे लगभग 5 बार बच्चे लेंगे तो प्रति वर्ष लगभग 25 से 30 बच्चे एक मादा से प्राप्त कर सकते हैं। खरगोश को बिक्री करने का जो आयु होती है इसकी लगभग 3 महीने में इसका वजन लगभग 2.5 से 3 किलो हो जाता है। तो लगभग 3 महीने बाद हम इसके जो बच्चे होते हैं उन्हें हम बेचते हैं, तो इससे जो आपकी आर्थिक आमदनी होगी उसको आप बढ़ा सकते हैं। किसानों एवं बेरोजगार युवाओं के लिए एक कम लागत कम समय में बड़े मुनाफे का धंधा चल पड़ा है रैबिट फार्मिंग। इसके ऊन और मीट से 5-6 सप्ताह के भीतर लागत की दोगुनी कमाई हो जा रही है। खरगोश का मीट वसा की दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। खरगोश की मीट में तुलनात्मक रूप से ज्यादा प्रोटीन, वसा और कैलोरी कम होती है। साथ ही इसका मीट आसानी से सुपाच्य होता है। इसका सेवन सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। खरगोश पालन में एक महत्वपूर्ण पहलू है खरगोशों की उन्नत नस्लों का चुनाव। खरगोशों का चुनाव क्षेत्र एवं बाजार मांग के अनुसार अधिक लाभ देने वाला हो उसी का चयन करें। तो खरगोश की कौन कौन सी है उन्नत नस्लें और इसे खरीदते समय किसान किन किन बातों का ध्यान रखे, वह इस प्रकार है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इसमें खरगोश उत्पादन की जो नस्लें होती हैं ये 2 प्रकार से होती हैं। एक नस्ल होती है जो जिन खरगोशों का उपयोग हम मीट पर्पज़ के लिए करते हैं। इसमें एक होती है ग्रे जाइंट, एक वाइट जाइंट, एक न्यूजीलैंड वाइट, डच ब्रीड एंड और एक होती है ब्लैक ब्राउन। इन खरगोशों के बच्चे देने की क्षमता लगभग एक बार में 8 से 10 होती है। खरगोशों का चयन करते वक्त किसानों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि खरगोश थोड़ा चौकन्ना होना चाहिए, चुस्त और फुर्तीला होना चाहिए तथा इसके कान लटके हुए ना हो, कान बिल्कुल एकदम खड़े हुए होने चाहिए। इसके बाद आँखें चमकीली होनी चाहिए तथा त्वचा है वो भी साफ स्वच्छ चमकीली हो। किसान भाइयों, खरगोश को जंगली जानवरों इत्यादि से बचाने के लिए इनका आवास प्रबंधन करना बेहद जरूरी होता है। तो ऐसे में खरगोश का आवास कैसा होना चाहिए, इस बारे में जानते हैं। खरगोश का आवास होता है वो 2 तरह से होता है। एक तो आप कच्चे घर में मतलब कच्चे फर्श पर
इसमें पाल सकते हैं इन खरगोशों को। इससे क्या है, लागत आपकी कम आती है। और एक होता है कि आप पिंजरे में मतलब उनको वैज्ञानिक पद्धति से पाल सकते हैं। पिंजरे वाले जो वैज्ञानिक पद्धति है अपनी, उसमें थोड़ा शुरुआत में आपका खर्चा ज़्यादा आता है। पिंजरे में आप इसमें जो नर है उसका पिंजरा आपको अलग रखना है और मादा जो होती हैं उनको अलग पिंजरे में रखना है। खरगोश में लगभग जो मादा का गर्भा अवधि होती है वो लगभग 28 से 30 दिन की होती है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो पिंजरे वाले वैज्ञानिक पद्धति होती है, इसमें जो पिंजरों का निर्माण एक साथ बड़े पिंजरे में लगभग आप 10 से 12 खरगोशों को एक साथ रख सकते हैं। इससे जो पिंजरा है उसकी कीमत भी थोड़ी घट जाती है। खरगोशों की अच्छी वृद्धि, विकास एवं संख्या अधिक तभी होगी जब इन्हें समय समय पर संतुलित आहार उचित मात्रा में दिया जाएगा। तो खरगोशों का प्रबंधन किस तरह से रखना चाहिए, वह इस प्रकार से है। इसमें जो हम इनको आहार देते हैं उसका लगभग 70% हमें दाना मतलब जो दल के अपना देना है। बाजार से इसकी गोलियां भी मिलती हैं लेकिन वो थोड़ी आपको अधिक कीमत की प्राप्त होंगी। इसलिए आप इनका जो दाना है वो घर में ही मक्का, बाजरा या फिर जो चावल की चोकर होती है उससे आप दलकर गोलियां बनाकर भी मतलब दे सकते हैं। लगभग आपको 70% दाना देना है और 30% हरा चारा देना है। खरगोश होता है, उसके जो बच्चे, जब उसकी मादा होती है वो ब्याती है तो उसके बाद मतलब जब बच्चे देती है तो उसके बाद लगभग 4 दिन तक बच्चों की जो आंखें हैं वो बंद रहती हैं। लगभग 1 हफ्ता तक हमको इनको माँ का दूध सुबह शाम दोनों समय पिलाना है। दूसरे सप्ताह से हमें इन्हें लगभग 5 ग्राम दाना या हरा चारा, नर्म घास की पत्तियां मतलब इनको देनी है। किसान भाइयों, अब आइए एक नजर डालते हैं वैज्ञानिक ढंग से खरगोश पालन करने पर खरगोश पालक को कितना शुद्ध मुनाफा होगा। वह इस प्रकार है। खरगोश में क्या होता है, जो इनकी मादा होती है और जो नर होते हैं वो लगभग 6 महीने में बच्चे देने योग्य हो जाते हैं। और इसकी मादा एक बार में लगभग 8 से 10 या 12 तक बच्चे देती है। 3 महीने में जैसे आप बिक्री के लिए ये तैयार हो जाते हैं। 3 महीने में इनका वजन लगभग 2.5 से 3 किलो हो जाता है, तो इनको आप बेच सकते हैं। अब इसके आर्थिक विश्लेषण में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो एक इकाई होती है उसमें लगभग 50 मादा और 15 नर के लिए एक मुश्त जो आपको शुरुआत में पिंजरे निर्माण और जो खर्चा होता है वो एक मुश्त लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। इसके बाद प्रति वर्ष आपको लगभग 1 से 1.25 लाख का इनके मतलब रख रखाव पर और जो दाना है, हरे चारे, उसमें लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। तथा इसकी जो आपको जो आय है वो प्रति वर्ष लगभग 4 लाख रुपए जो मांस तथा ऊन को बेच के आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो आप प्रति वर्ष जो शुद्ध मुनाफा देखें हम, तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष का जो अपनी एक इकाई है 50 मादा और 15 नर से आप प्राप्त कर सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। गेहूं की फसल में कई प्रकार के खरपतवार उग आते हैं। यह गेहूं की बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद की अवस्था है। इन खरपतवारों का विकास काफी तेजी से होता है और ये गेहूं की बढ़वार को काफी प्रभावित करते हैं, जिससे उपज प्रभावित होता है। इन सभी खरपतवारों के नियंत्रण हेतु सल्फोसल्फ्यूरान 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर एवं मेट सल्फ्यूरान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर दवा 500 लीटर पानी में घोल बनाकर खड़ी फसल में छिड़काव करें। खड़ी फसलों जैसे आलू, गाजर, मटर, टमाटर, धनिया, लहसुन में झुलसा रोग की निगरानी करें। इस रोग में फसलों की पत्तियों के किनारे व सिरों से झुलसना प्रारंभ होती है, जिसके कारण पूरा पौधा झुलस जाता है। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर 2.5 ग्राम मैंकोजेब फफूंदनाशक दवा को प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर समान रूप से फसल पर छिड़काव करें। गेहूं की जो फसल 21 से 25 दिनों की हो गई हो, उसमें
सिंचाई कर प्रति हेक्टेयर की दर से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का व्यवहार करें। गेहूं की फसल में यदि दीमक का प्रकोप दिखाई दे तो बचाव हेतु क्लोरोपाइरीफास 20 EC की 2 लीटर मात्रा प्रति एकड़ 20 से 25 किलोग्राम बालू में अथवा उर्वरक में मिलाकर खेत में शाम को छिड़क दें। अगात मक्का की फसल जो कि 50 से 55 दिनों की हो गई हो, उसमें 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन कर मिट्टी चढ़ा दें। पिछात बोई गई आलू की फसल से खरपतवार निकालें एवं आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। आलू में कीट व्याधि की निगरानी नियमित रूप से करें। सब्जियों में निकाई गुड़ाई एवं आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। मटर की फसल में अच्छे फलन के लिए 2% यूरिया के घोल का छिड़काव करें। कीट व्याधि की निगरानी रखें। प्याज की रोपाई पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर पर करें। पौध की रोपाई अधिक गहराई में नहीं करें। चना की फसल में चना की सुंडी की निगरानी करें। इस कीट से फसल को काफी हानि होती है। शुरू में यह सुंडी चने की पत्तियों एवं कोमल टहनियों को क्षति पहुंचाती है। फलियां आ जाने पर सुंडी फलों में छेद कर घुस जाती है तथा अंदर ही अंदर दाने को खाती रहती है। फलियां खोखला हो जाने पर दूसरे स्वस्थ फलियों को खाती है। खेत में इसे चने की फलियों में आधी अंदर तथा आधी बाहर की ओर लटका देखा जा सकता है। अत्यधिक प्रकोप की स्थिति में प्रोफेनोफास 50 EC दवा की 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। पशुओं को रात में खुले स्थान पर नहीं रखें। बिछावन के लिए सूखी घास, राख का उपयोग करें। तापमान कम होने के कारण दुधारू पशुओं के दूध में आई कमी को दूर करने के लिए हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ नियमित रूप से दाने एवं कैल्शियम खिलाएं। ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं में FMD का प्रकोप बहुत अधिक होता है। इस रोग से बचाने हेतु पशुओं को टीका लगवाएं। अपने पालतू पशुओं को ठंड से बचाने के लिए इनके रहने की जगह के आसपास आग जलाकर स्थान को गर्म रखें तथा दरवाजे एवं खिड़कियों में जूट के बोरे का पर्दा लटका दें। साथ ही साथ धूप निकलने के बाद ही पशुओं को बाहर निकालें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गुंडरी, जिला गिरिडीह के कृषक यशवंत महतो ने। यह मल्चिंग के माध्यम से फसलों की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो यशवंत महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। विशेष तौर पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मल्चिंग क्या है। खेत में जो पौधे होते हैं वो जमीन के चारों तरफ प्लास्टिक की एक फिल्म के जरिए सही ढंग से उसको कवर करने की जो प्रक्रिया है या तकनीक है उसको प्लास्टिक मल्चिंग कहा जाता है। यह फिल्म जो होती है यानी कि मल्चिंग शीट जो होती है वो कई साइज की होती है, क्वालिटी की होती है और कई रंगों की होती है जो कि बाजार में आपको उपलब्ध हो जाएगी। आज कई प्रकार की कंपनियां हैं जो मल्चिंग जो शीट है, पॉलीथीन शीट है, उसको किसान भाइयों तक उपलब्ध करा सकती हैं। प्लास्टिक मल्चिंग लगाने का सही तरीका। जिस खेत में फसल लगानी है उसे पहले अच्छे से जुताई कर समतल कर लें। फिर उसमें गोबर की खाद और मिट्टी परीक्षण करवा के उचित मात्रा में उर्वरक दें। फिर खेत में उठी हुई क्यारी बना लें। फिर उनके ऊपर ड्रिप सिंचाई की पाइपलाइन को बिछा लें। फिर 25 से 30 माइक्रोन या जैसी आवश्यकता हो प्लास्टिक मल्च फिल्म जो फसल के लिए बेहतर रहती है उसे उचित तरीके से बिछा दें। फिर फिल्म के दोनों किनारों को मिट्टी की परत से दबा दिया जाता है। इसे आप ट्रैक्टर चालित यंत्र से भी दबा सकते हैं। फिर उस फिल्म पर गोलाई में पाइप से पौधों की दूरी तय करके गोलाकार छिद्र कर लें। इन छेदों में बीज या नर्सरी में तैयार पौधों का रोपण करते हैं। और इसके अलावा जो शीट होती है ये जो अगर आप बिना ड्रिप के लगाते हैं तो इसके लिए जो ऊंची बेड बनाएंगे तो रबी के मौसम में, क्योंकि रबी में ठंडा का मौसम होता है तो ऐसे में पानी की आवश्यकता कम होती है, या जब बरसात खत्म होने वाली होती है उस समय जो मल्चिंग शीट के लिए बेड बनाएंगे वो जमीन से लगभग 10 इंच ऊपर रख के बनाएंगे। और गर्मी में यदि आप मल्चिंग शीट बिछाने जा रहे हैं तो जो बेड बनाएंगे वो 10 इंच नीचे बनाएंगे, यानी कि जो ज़मीनी सतह है उससे 10 इंच नीचे रखेंगे, यानी कि दौंग के आकार का, यानी क्यारी नुमा वो तैयार हो जाएगा। ताकि गर्मी में जब आप डिलीवरी पाइप से पानी उस बेड में देंगे
तो पानी जो है वह उस लाइन, उस जो डोंक बनाएंगे, नाली बनाएंगे, उसमें आसानी से चला जाएगा और कई दिनों तक पानी उसमें सुरक्षित रहेगा। अगर फल वाली फसल में यदि आप मल्चिंग का इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा अलग तरीके का आपको प्लास्टिक मल्च लेना होगा। फल के लिए आपको लगभग 100 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च फिल्म अच्छी रहती है। अगर आप अपने खेत में फलदार पौधे लगाए हुए हैं तो इसका इस्तेमाल वहाँ पर करिए जहाँ तक पौधे की छांव होती है, यानी कि एक पौधे की जो कैनोपी होती है, उसकी जो छांव होती है, जो आकार होता है, वहाँ तक आपको मल्चिंग शीट बिछा के रखना होगा। सब्जियों में जो मल्चिंग शीट का इस्तेमाल होता है वो लगभग 25 से 30 मिली माइक्रोन की जो मल्चिंग शीट होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। विशेष तौर से मल्चिंग तकनीक के फ़ायदे जो हैं वो हमारी जो मिट्टी जो है वो लगातार बह बहकर नदियों में जा रही है, तो जहाँ पर ऊंची पठारी ज़मीन है वहाँ की मिट्टी जो है उसके कटाव को ये रोकता है। साथ ही साथ तकनीक के जरिए पानी की नमी को बनाए रखने में तो मदद मिलती ही है, और सूरज की तेज़ धूप से भी, जो धूप के कारण जो मिट्टी से पानी सूख जाता है, वो जो है उससे भी किसान भाई जो है देखेंगे कि निजात मिलता है। और इस तकनीक की मदद से खेत की मिट्टी का कटाव रोकने के साथ ही साथ खरपतवार का भी नियंत्रण जो है सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसके अलावा एक और सबसे जो मुख्य फ़ायदा है, किसान जो ज़मीन होती है वो हमारी कठोर हो जाती है, यदि पानी उड़ जाता है उससे, तो मल्चिंग बिछा देने से जो ज़मीन होती है उसमें कठोर नहीं होता है और नरम रहती है, जिसकी वजह से जो पौधे की जड़ें होती हैं उसका विकास जो है अच्छा होता है। मल्चिंग तकनीक से कौन कौन सी फसलें कर सकते हैं, इसमें प्रमुख रूप से मल्चिंग की जो तकनीक है इसका प्रयोग सब्जियों की खेती में किया जाता है, जैसे कि रोपने वाली फसलें बैगन, टमाटर, मिर्च, करेला, लत्तर वाली फसलें, भिंडी हो, तरबूज, खरबूजा, या बागवानी की जो वृक्ष होते हैं जैसे आम, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, पपीता, अनार इत्यादि में अच्छे तरीके से की जा सकती है। मल्चिंग जो है, प्लास्टिक मल्चिंग है, उसकी लागत कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि क्यारियों का साइज़ क्या है और बाज़ार में फिल्म का मौजूदा रेट क्या है। रेट हर साल कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन फिर भी औसत लागत की अगर बात करें तो औसत लागत लगभग 1 बीघा में लगभग 8,000 रुपये तक आती है। इस पर सरकारी अनुदान भी प्राप्त है। कई राज्य हैं जो इन्होंने प्लास्टिक मल्चिंग पर किसानों को जो इस्तेमाल करते हैं किसान, उनके लिए अनुदान की सुविधा दे रखी है। बिहार सरकार ने प्लास्टिक मल्च की लागत पर लगभग 50% और अधिकतम 16,000 रुपये का प्रति हेक्टेयर अनुदान दे रही है। तो हमारे जो भी किसान भाई इसके लिए इच्छुक हैं वह विभाग से संपर्क करके अनुदान का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। पशुओं के लिए उत्तम आहार है अजोला, इसे कैसे उगाएं? बर्ड फ्लू है संक्रामक रोग, बरतें विशेष सावधानियां। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।